हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्सरकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज में रेडॉक्स रिएक्शंस की। मूल कॉन्सेप्ट का रिवीजन हम लोग कर चुके हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग बेसिकली एन फैक्टर और टाइट्रेशन पे जोर देंगे। तो आज की क्लास सीधे ही एन फैक्टर से शुरू करेंगे। बैलेंसिंग अगर किसी को देखनी है तो यार ऑब्वियसली अध्याय बैच में जाके रेडॉक्स रिएक्शन की पहली क्लास देख लेना। उसमें हमने बैलेंसिंग कर रखी है, वो भी लगभग 40 मिनट की क्लास है। तो वहाँ से बैलेंसिंग डिवाइस करी जा सकती है, स्लो हो जाएगी अगर किसी को बैलेंसिंग में ही दिक्कत है तो। वैसे जब रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग टाइट्रेशंस के क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से चलते हैं। ठीक है यार, एक वीडियो से ज़्यादा पर डे लाना बहुत मुश्किल काम है मेरे पास। मतलब एक वीडियो के भी जब बहुत सारा वर्क होता है ना करने के लिए, तुम मैं अकेले कर रहा हूँ यार। तुम मैं जान चली जाएगी, मैं किसी दिन 2-3 वीडियो डाल भी दूंगा ना, फिर 2-4 दिन छुट्टी हो जाएगी मेरी, क्योंकि तबीयत खराब हो जाएगी एग्जर्शन से। तो स्लो एंड स्टडी हम लोग करते रहेंगे। कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन वीडियो ना आए। कोई ना कोई वीडियो तुम्हारे काम का, तुम्हारे रिलैक्स करने का, तुम्हें, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ की भी वीडियोस की रिकॉर्डिंग भी होती है ना। तो यार वो भी वीडियो अलग चल रहा हूँ, वो तो यूट्यूब पे नहीं दिख रहा है ना, लेकिन वो भी तो अलग ही कर रहा हूँ मैं। तो एक दिन में 2 वीडियो तो मैं रिकॉर्ड करता ही हूँ इन जनरल। ठीक, तो हम लोग इस बात को छोड़ते हैं। टेस्ट सीरीज जिसे ज्वाइन करनी है अभी भी कर लो, मौका है, कर सकते हो अगर चाहो तो। और हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पे आज एन फैक्टर से सीधे स्टार्ट करेंगे। बाकी नोट्स वगैरह, पीवाईक्यूज वगैरह सब कुछ मिल रहे हैं। या 2021 के पीवाईक्यूज भी ले आऊँगा, लेकिन अप्रैल तक का मेरे को टाइम दो। मैं सारे पीवाईक्यूज 2021 से लेके 20 से लेके सारे कर दूंगा खत्म, है ना, धीरे धीरे करके। लेकिन अप्रैल तक का टाइम लगेगा। जनवरी तक 2023 कंप्लीट कर दूंगा, ये तय बात है। और 2021 के काफ़ी हद तक निपटा दूंगा। ठीक, चलो। तो dextercam.in पे रिवीजन टैब पे क्लिक करके हमें ये सब कुछ मिल जाएगा वहाँ से, और वहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हम सीधे बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर से। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने नॉर्मेलिटी पढ़ी थी, और नॉर्मेलिटी लिखे थे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम पर लीटर। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो थे वो थे किसके बराबर? लास्ट क्लास याद आ रही? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर थे? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो एन फैक्टर की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और हम लोग 8,000 लोग हो गए हैं यार। हम लोग की फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है। होपफुली हम लोग बहुत जल्दी ही 10,000 मार्क को पार करेंगे, और फिर हम लोग लाइव भी मिलेंगे। बिल्कुल मेरा प्रॉमिस है, 10,000 पे मिलेंगे तो मिलेंगे। देखते हैं न्यू ईयर से पहले 10,000 होता है, न्यू ईयर के बाद होता है, पता नहीं। जब भी हो, कोई जल्दी नहीं मेरे को, लेकिन न्यू ईयर तक हो जाएंगे। तो फिर हम लोग 1 दिसंबर को, 1 जनवरी को बिल्कुल फ्रेश लाइव मिलेंगे। हम लोग साथ में बैठ के बात करेंगे, और ढेर सारी बात लाइव में कर लेंगे। और काफ़ी कुछ नया करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है कि लोग मेरे कंटेंट को, लोगों को अच्छा लग रहा है देखने में। और अगर तुम लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है। और जो पहली बार आया है भाई, उसे मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा एक्वेंटेड होना पड़ता है। ये यूट्यूब चैनल 2x पे देखने वाला नहीं है, पहली बात। हमेशा इसे 1x पे ही देखना है, तभी काम चलेगा। फोकस्ड कंटेंट है, कोई इधर उधर की बकवास नहीं करेंगे। एक बार बोलना शुरू करेंगे तो फिर केवल टू द पॉइंट बात ही करेंगे। तो शुरू करते हैं बात को। 3 मिनट हो चुके हैं और हम लोगों ने काफ़ी समय इसमें जाया कर दिया। अब हम लोग बात काम की करते हैं। ठीक है, जिसने सुनना था सुनना, इसलिए जरूरी होता है थोड़ी थोड़ी तुमसे बात भी करनी। यही मीडियम है ना कि हम दोनों लोग बात कर पा रहे हैं, और तो कोई तरीका है नहीं हमारे पास बात करने का। तो हम लोग जब बात ऐसे कर पा रहे हैं तो फिर 2-3 मिनट तो लगेंगे ही, है ना, हर वीडियो में। तो कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर में हम लोग क्या किया? इन केस ऑफ एलिमेंट्स अगर देखें तो एलिमेंट्स के केस में क्या कहेंगे? इट इज इक्वल टू द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट की। किसी एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है वही उसका एन फैक्टर हो जाता है। जैसे सोडियम की वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम की 2 है, एल्यूमिनियम की 3, ऑक्सीजन की 2 और क्लोरीन की 1। एन फैक्टर नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव होने से कंसंट्रेशन टर्म नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव कंसंट्रेशन का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, एन फैक्टर इन केस ऑफ कंपाउंड्स कैसे देखते हैं? इट इज इक्वल टू द पॉजिटिव नेट पॉजिटिव चार्ज और नेट नेगेटिव चार्ज। तो नेट पॉजिटिव चार्ज जैसे NaCl में देखा तो Na प्लस है और Cl माइनस है, तो नेट पॉजिटिव चार्ज कितना है? +1। और नेट नेगेटिव भी कितना है? 1। Na2SO4 में नेट पॉजिटिव कितना हो गया? 2 आ गया, यानी कि 2 SO4, 2 माइनस में भी 2 है। Al2SO4 होल थ्राइस में कितना आ जाएगा? Al2 मतलब कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और 2 है, तो यानी कि 6 हो गया। MgCl2 में कितना हो गया? 2। तो ये सिंपल बात है, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, ये ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मतलब पिछले सालों में रेडॉक्स टाइट्रेशन के क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। तो फिर हम लोग उसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे ढंग से, है ना। सवाल लगा के दिखाऊंगा प्रॉपर, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एन फैक्टर इन केस ऑफ आइंस, बस वहीं टाइट्रेशन पे ही पहुंच रहे हैं, बस एन फैक्टर तो कैलकुलेशन फटाफट कर देंगे। इन केस ऑफ आइंस कैसे करते हैं? कि इट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि जैसे CO3 2 माइनस पे कितना चार्ज है? 2। PO3 2 माइनस पे 3 माइनस पे कितना है? 3। SO4 2 माइनस पे कितना है? 2। अमोनियम पे कितना है? 1। और Al+3 पे कितना है? 3। ठीक, एंड फैक्टर इन केस ऑफ एसिड, इट इज इक्वल टू द बेसिसिटी ऑफ द एसिड। बेसिसिटी मतलब क्या होता है? कितने बेस से कंबाइन कर ले, यानी OH माइनस कितने कंज्यूम हो जाएंगे। तो HCl के केस में 1 हो गया, HNO3 के केस में 1 हो गया, H3BO3 के केस में भी
वन होता है क्योंकि ये वाटर से H प्लस ले लेता है, वाटर से OH माइनस लेके वाटर वाले H प्लस को फ्री कर देता है। H2SO4 का 2 हो गया, H3PO4 का 3 हो गया, H3PO3 का 2 हो गया और H3PO2 का 1 हो गया। ये कहाँ से आए? ये हमारे आए हैं स्ट्रक्चर से। कहाँ से आए हैं? ये अगर ध्यान रखना है तो इसे याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट बात है। और ये बॉन्डिंग स्ट्रक्चर से आए। किससे आए हैं? बॉन्डिंग स्ट्रक्चर से आ गए। ठीक। फिर एन के फैक्टर इन केस ऑफ बेसिस इट इज इक्वल टू द एसिडिटी ऑफ द बेस। तो NaOH का 1 हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2 हो गया, AlOH अल्ट्राइज का 3 हो गया, KOH का 1 हो गया। अब बात करते हैं एन फैक्टर इन केस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। देखो इसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ है क्योंकि रिवीजन करना है, तेजी से करना है, मैं सब कुछ समझाता हुआ जाऊंगा। तुम्हारे हाथ में नोट्स होने चाहिए रिवीजन के समय। नोट्स बनाने की इस टाइम पे जरूरत नहीं है, नोट्स प्रिंट आउट करा के बैठो और ये लेक्चर देखो, ठीक है। तो एन फैक्टर इन केस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कैसे निकालेंगे? व्हेन ओनली वन एटम अंडरगोस चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या हो रहा है, ध्यान सुनना, कि केवल एक ही एटम है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है एंड गोज इन ओनली वन प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। वो क्या कर रहा है, या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की वजह से किसी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, दूसरी में नहीं जा रहा है। तो हम ऐसे को क्या कहते हैं? ऐसे केस को हम लोग कहते हैं कि वो रिडॉक्स में एन फैक्टर उसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे Mn लिया हमने, MnO4 को लिया, Mn2 प्लस में गया, तो Mn के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितनी चेंज हुई? +7 से +2 हुई। ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना उसी वीडियो में सिखाया है, रिडॉक्स के पहले वीडियो को मैं उसका कमेंट बॉक्स में पिन मीट मतलब वो भी कर दूंगा वीडियो भी, कीजिए जरूर देख लेना, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 मतलब n क्या, Mn कितना 1 है और कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? 7 से कितना गया 2, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, मॉड लगा दिया तो 5 आ गया। जैसे MnO4 2 माइनस ले रहे हैं, MnO4 2 माइनस कितना गया? Mn+4 में गया, तो कितना आया? 6 में 4 6 से कहाँ गया? 4 गया, तो कितना आ गया? इनफैक्टर 2 आ गया। अगला केस देखते हैं। ये तो सिंपल था, समझ में आ गया भाई? कमेंट करके बताओ कि आ गया है जल्दी से, यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? ठीक। अगला क्या कर रहा है? व्हेन ओनली वन एटम अंडरगोज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब केवल क्या हो रहा है, किसी एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, बट गोज इनटू 2 प्रोडक्ट्स। कहाँ जा रहा है? 2 प्रोडक्ट में जा रहा है, हैविंग सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है एज अ रिजल्ट ऑफ आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मतलब कि क्रोमियम +6 से +3 वाले 2 कंपाउंड में चला गया। मान लो Cr2O7 2 माइनस कन्वर्ट हुआ Cr2O3 और CrCl3 में, तो दोनों में +3 है। तो ऐसे में क्या करेंगे? कितने क्रोमियम है? 2 क्रोमियम है। कहाँ गए? इससे देख रहे हैं, इनसे नहीं मतलब है कि 2 में गए, यहाँ पे एक और क्रोमियम होता तब भी हम इसे 2 ही लिखते हैं ना। ये 2 जो लिखा है वो इसका स्टोइचियोमेट्री लिखा है, ठीक है। तो 2 क्रोमियम थे, कहाँ से? 6 फाइनल इनिशियल थी और 3 फाइनल थी, तो इसका फैक्टर कितना आ गया? 3 आ गया। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखा, हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे क्रोमियम वाले केस को, ठीक है। अगला केस देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? व्हेन ओनली वन एटम अंडरगोज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जब क्या हो रहा है, किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है एंड गोज इनटू 2 प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स एज अ रिजल्ट ऑफ आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब क्या हो रहा है? अभी ऊपर वाले केस में था कि एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने की वजह से किसी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा था। इस बार क्या हो रहा है? वो एक ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जा रहा, कितने में जा रहा है? 2 में जा रहा है। एक में किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट से आ रहा है और दूसरे में किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट से आ रहा है। तो ऐसे केस में हम एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो मान लिया कि ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेजर बात है ध्यान रखने की, वी नीड टू बैलेंस दिस रिएक्शन। हमें उसे बैलेंस करना पड़ेगा और हिट एंड ट्रायल से ही बैलेंस हो पाएगी, क्योंकि एन फैक्टर तो हम निकालना ही चाहते हैं, तो हम डायरेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। तो हमने मान लिया कि Mn जो था, Mn +7 में था, +7 से कहाँ गया? +2 और +4 में गया। Mn +7 से कहाँ गया? +2 और +4 में गया। तो Mn कितना आ गया? 3 Mn माने थे, तो 3 में से 2 आ गया +2 में और 1 कहाँ गया? Mn +1 में गया। तो एन फैक्टर कितना आ गया? 2 टाइम्स 2 - 7 प्लस 1 टाइम किस में गया? 4 से 7 गया। तो टोटल चेंज कितना आ गया? कितने थे? 3 का था। तो 2 Mn कहाँ गए? +7 से +2 गए और 1 Mn ऐसा था जो +7 से +4 में गया। तो इसका जो आ जाएगा एन फैक्टर आ जाएगा 13/3। जैसे अगर हमें इस रिएक्शन का निकालना है, मान लो इस रिएक्शन का निकालना है एन फैक्टर, तो कैसे निकालेंगे? 2 Mn थे, एक कहाँ गया? एक गया हमारा Mn +2 में और एक गया Mn +6 में। तो एन फैक्टर विल बी 1 × 2 - 7 mod प्लस 1 × 6 - 7 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि नेट एन फैक्टर कितना आ गया? 3 आ गया। समझ आ गई होगी बात बिल्कुल बढ़िया से, होमवर्क तो नहीं रहा आप ये, ठीक है। बात समझ में आ गई अच्छे से? यहाँ तक सब लोग साथ चलना है, ठीक। और तुम लोगों ने कोचिंग में एक केस किए कि नहीं किया, आई डोंट नो, लेकिन
कंटेंट हम लोग पूरा ही पढ़ा रहे हैं, रिवीजन होगा तब भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेंस दो, केवल मेंस दो, मेरा इतना तो टारगेट है नहीं यार। ठीक, मैं कंटेंट कभी भी इस हिसाब से नहीं देता कि मेरा पढ़ाया वो बच्चा मेंस क्वालिफाई कर ले। अरे मेंस तो वो झक मार के क्वालिफाई करेगा, मेरी बात तुम 100% मानो, मैं कह रहा हूँ मेंस में 80 से 100 नंबर तक आते हैं पूरे केमिस्ट्री में, मेरी बात पूरी 100% फॉलो करो। हम तो एडवांस के खिलाड़ी हैं, एडवांस में हम लोग मिलेंगे, तो कंटेंट जो है वो एडवांस लेवल का है। एडवांस के टाइम पे मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, सवाल सवाल करवाऊंगा, बेहतरीन बेहतरीन सवाल, पुराने पुराने 1990 के 1980 के वो वाले सवाल ढूंढ के लाऊंगा और वो तुम्हें करवाऊंगा, तब तुम्हें मजा आएगा और तब तुम्हें फील होगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन से कैसे हम ऑब्जेक्टिविटी से कर सकते हैं, है ना। तो मीन्स कि यार कंटेंट के बारे में मत पूछना कि कंटेंट कैसा है, कंप्लीट है कि नहीं, ड्यूरेशन कम है उसका मैं 140 बार एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। बाकी बच्चे तुम लोग कमेंट कर दिया करो यार कि सर कि जब अगर कोई कमेंट करे कि सर ये सफिशिएंट है कि नहीं, तो तुम लोग कमेंट करो, रिस्पॉन्स तुम करो यार, मेरे को कितना रिस्पॉन्स करवाओगे, है ना, मैं जेन्युइन डाउट पे रिस्पॉन्स कर दूंगा। अब अगला देखते हैं, कह रहा क्या कि व्हेन टू टाइप्स or more types of atom in a salt undergoes change in oxidation as a result of either oxidation or reduction। अब एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐसे हों जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, दोनों नहीं हो रहा, अभी कैसे केस हैं जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दोनों हो रहा हो, ऐसे के बारे में बात करनी है। जब ऐसे के बारे में बात करोगे तो लॉजिक क्या कहता है कि अगर एक ही एटम मतलब एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें या तो ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, उन सब में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें काउंट करना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसा देखें कि मान लो Cu2s था, Cu2s था, तो Cu2s में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर -2 थी, कॉपर की +1 थी, वो किस में कन्वर्ट हो गया, Cu2+ में और S+4 में हो गया। तो जब इसमें एन फैक्टर निकालेंगे तो Cu2s में कहाँ से कहाँ चेंज आया, 1 से 2 गया और -2 से +4 गया। तो कितने कॉपर थे, 2 कॉपर थे, 2 से 1 गया, ठीक, और 1 कॉपर ऐसा था जो 4 से -2 था, तो माइनस कर दिया तो कितना आ गया, एन फैक्टर 8 आ गया। ऐसे ही अगर FeC2O4, ये इंपॉर्टेंट है भाई, FeC2O4 का एन फैक्टर निकालना। FeC2O4 कैसे निकाला, देख लो भाई, डायरेक्ट आंसर नहीं देखना, टीपना नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से करना है क्या कि Fe+2 से कहाँ गया +3 गया और कार्बन +3 से कहाँ गया +4, तो एक Fe था, 3 से 2 और 2 4 से 3, चेंज इतना ही आया तो एन फैक्टर 3 आ गया। ये बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है FeCN6 4- फेरोसाइनाइड आयन का। तो Fe कितना देखो, +2 से कहाँ गया +3, कार्बन +2 से +4 गया और साइनाइड N-3 से +8 गया। तो सबको हमने सम कर दिया, एक Fe था, 6 कार्बन थे, 6 नाइट्रोजन थे, सबको सम किया तो एन फैक्टर कितना आ गया 61। तो इतना बड़ा भी एन फैक्टर आ सकता है, ठीक, सिंपल बात है, तो आसान से समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या कर रहा है, when two atoms in a salt undergoes change in oxidation state, one is being oxidized and other is being reduced। एक का क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो और एक का रिडक्शन हो रहा हो, तो क्या हो, हम लोग किसी एक को ही देख लेंगे, दोनों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, हम लोग केवल एक को ही देखेंगे। ये कॉपी में लिख लेना ध्यान से कि हम लोग उस टाइम पे केवल एक को ही ऑब्जर्व करेंगे, दोनों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो KClO3 को लिया तो Cl की ऑक्सीडेशन नंबर -5 और ऑक्सीजन की -2, +5 और -2, तो +5 से कहाँ गया -1 में, तो एन फैक्टर कितना आ गया 6, और -2 से 0 गया, कितने ऑक्सीजन थे 6, तो ये कितना आ गया, कितने ऑक्सीजन थे 3, तो 3 2 6, तो ये 6 ही आया। अगला, एन फैक्टर फॉर अ कंपाउंड और एलिमेंट विच अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन। जब कोई भी कंपाउंड डिस्प्रोपोर्शनेट करता है तो उसका एन फैक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि हम लोग उसका एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, 1/n फैक्टर फाइनल इज इक्वल्स टू 1/n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस 1/n फैक्टर ऑफ रिडक्शन। मान लेते हैं कि पॉपुलर रिएक्शन हमने ले ली कि Br2 + OH- Br- + Bro3- + H2O, तो एन ऑक्सीडेशन इसमें देखोगे तो कितना आ जाएगा 10 और रिडक्शन कितना आ जाएगा 2, तो इसका जो एन फैक्टर आ जाएगा वो 5/3 आ जाएगा। H2O2 का बड़ा ही पंगा रहता है, कई लोगों को कन्फ्यूजन है, कई लोगों को क्या आधी दुनिया को कन्फ्यूजन है और आधे लोग परेशान है कि H2O2 का जब हम एन फैक्टर निकालेंगे इस मेथड से डिस्प्रपोर्शनेशन में, तो उस टाइम पे H2O2 का एन फैक्टर 1 आ जाएगा। लेकिन जब हम H2O2 को टाइट्रेशंस में यूज करते हैं या कहीं भी और रिएक्शन में यूज करते हैं, तो या तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो उन दोनों ही केस में उसका एन फैक्टर कितना लिया जाता है 2 लिया जाता है, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक। अगला केस देखते हैं, मजा आ रहा है करके इतना तेज तो ठीक है ना। चलो, when one atom undergoes a redox reaction and appears at more than one place, one with the same oxidation state as a reactant and other with different oxidation state। अब क्या हो रहा है
ऐसे केस में जो एन फैक्टर है वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, जिसमें कुछ एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कुछ ना हो रहे हैं, या कुछ रिड्यूस हो रहे हैं और कुछ ना हो रहे हैं, कुछ वैसे ही रहे जैसे रिएक्टेंट में स्पेक्टेटर बन जाए। तो हमने रिएक्शन लिख ली, KMnO4 की रिएक्शन हमने लिखी किससे, HCl से रिएक्शन कराई तो KCl बना, MnCl2 बना, Cl2 बना और वाटर बना। अब अगर इसमें तुमने एन फैक्टर से कैलकुलेट किया तो रिएक्शन कभी बैलेंस नहीं होगी, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या रिडक्शन मेथड से बैलेंस नहीं होगी। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर लिया। तो हमने रिएक्शन बैलेंस किया, 2 KMnO4 plus 16 HCl gives twice KCl plus twice MnCl2 plus 5 Cl2 plus 8 वाटर। तो इसमें क्या करो कि अगर मैं क्लोरीन का फैक्टर निकालना है तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -1 है, -1 से 0 गया, लेकिन 16 के 16 क्लोरीन 0 में नहीं गया। देखो कुछ जो 6 थे वो तो -1 में ही रहेगा, 6 -1 में ही रहेगा। तो कितने चेंज हुए, -1 से 0 गए, कितने क्लोरीन गए, 10 क्लोरीन गए आउट ऑफ 16। तो एन फैक्टर 5/8 आ गया। और इसी रिएक्शन की मदद से हमें ये भी पता चला कि एन फैक्टर कुड बी लेस देन 1, एन फैक्टर 1 से छोटा हो सकता है। ठीक, तो ये बात हो गई एन फैक्टर की। अब एक बात करनी थी वॉल्यूम स्ट्रेंथ की। वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात कर लेते, कल फॉर्मूला लिखा था मैंने, आज डिराइव कर देते हैं इस बात को कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होती है। V वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या होता है कि V वॉल्यूम ऑफ H2O2 मींस रिप्रेजेंट्स दैट 1 ml और 1 लीटर ऑफ H2O2 प्रोड्यूसेस from 1 ml of H2O2 or 1 ml or 1 liter of H2O2, V ml और V liter of O2 is produced at STP conditions। STP condition पे 1 ml से V ml क्या मिल रही है हमें, O2 मिल रही है। तो H2O2 की हमने रिएक्शन लिखी है, तो H2O2 2H2O2 के ट्वाइस H2O प्लस O2, तो इसका एन फैक्टर कितना है 2। तो 68 ग्राम इसका मोलर मास कितना है H2O2 का, H2O2 का मोलर मास है 34 ग्राम, मोलर मास है इसका। तो कितने 68 ग्राम से कितनी मिल रही है, 1 मोल O2 मिल रही है, यानी कि 22.4 लीटर मिल रही है। और H2O2 के लिए अभी हम कंडीशंस कैसे यूज़ कर रहे हैं, ओल्ड एसटीपी कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, और अभी ओल्ड ही रखेंगे जब तक न्यू के लिए कोई कहे ना नहीं यूज़ करनी है। ठीक है, तो 22.7 लीटर 22.4 लीटर आ गए क्या O2 के। तो 22.4 लीटर O2 कितने से मिल रही है, 68 ग्राम से। तो V लीटर O2 कितने से मिलेगी, इतने से। यूनिटरी मेथड लगा दिया, हम तो यूनिटरी ही लगाते हैं। अब हमें नॉर्मेलिटी पता है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। देखो ये इक्विवेलेंट वेट रख दिया, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर 2 है, अपॉन 1 लीटर। सबको सॉल्व कर दिया तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी आ गई। ये फॉर्मूला हम दोनों ध्यान रखेंगे, ये मैंने कल भी लिखे थे और आज भी, ये तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ध्यान रखेंगे क्या कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू 5.6 और वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 11.2। ठीक, तो यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब हम लोग बात करते हैं टाइट्रेशंस की। दिल थाम के बैठिए, तसल्ली से बैठिए, हम लोग क्वेश्चंस भी करने वाले हैं और टाइट्रेशंस को एकदम खत्म करूंगा। हर पॉइंट पे डिस्कशन होगा, जो भी तुम सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो टाइट्रेशंस में हम लोग करते ही क्यों हैं, हम लोगों को अननोन सैंपल की एनालिसिस करनी होती है। हम लोग क्या करनी होती है, अननोन सैंपल की एनालिसिस करनी होती है। जब अननोन सैंपल की एनालिसिस करनी है तो हम कैसे करेंगे, इस बारे में चर्चा करनी है हम लोगों को। और क्यों ही करनी है एनालिसिस, भाई हमें एनालिसिस इसलिए करनी है कि कोई हमें गलत सामान ना बेच दे। हम सोना खरीदने जाए तो हमें कोई सारा उसकी जगह तांबा या पीतल ही ना दे दे, या फिर हम किसी पहाड़ को तोड़ने जाएँ तो उसमें से ऐसा ना हो कि एल्यूमिनियम का पहाड़ था और हम पूरा खोद लाए और वहाँ से निकला 5 किलो एल्यूमिनियम, कोई फायदा नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, एनालिसिस करनी पड़ती है। और एनालिसिस दो तरह की होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम लोग सॉल्ट एनालिसिस कहते हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, या इसे पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हम लोगों ने। ठीक, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग दो चीज़ें करते हैं, क्वालिटेटिव भी करते हैं और क्वांटिटेटिव भी करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कलर वलर की चिंता करते हैं, ये नहीं सोचते कि कितना बना। हम इसकी चिंता नहीं करते कि कितना बना, हम ये सोचते हैं कि कौन से कलर का बना, कौन सी स्मेल आ रही थी, इस बारे में चिंता कर रहे हैं हम लोग। इस बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं, कहते हैं कि कितना बना। बात समझ में आ रही मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं तो आसानी से बोल रहा हूँ कि हम वी डू नॉट बॉदर। अच्छा, इंग्लिश कोई हिंदी भाषी हो जिससे दिक्कत हो मेरी भाषा सुनने में, तो वी डू नॉट बॉदर अबाउट द अमाउंट ऑफ आइंस। ठीक है, हम आइंस के अमाउंट के बारे में चिंता नहीं कर रहे। वी आइडेंटिफाई द कैटायन आइंस प्रेजेंट इन द सैंपल, हम सैंपल में क्या कर रहे हैं, कैटायन और एनाइन जो प्रेजेंट है उसकी चिंता कर रहे हैं। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम ये पता करना चाहते हैं कि कैटायन और एनाइन कितने बने, कंसंट्रेशन क्या आई, कैसे हुई, ये बातें हमें करनी है। ये हमें किस में करनी है, ये हमें करनी है, अरे यार हम लोग बोल रहे थे
सीरी ताई जिंदा हो जाती है बीच बीच में। चलो ठीक है, आईपैड है ना तो यार उसमें सीरी जिंदा हो गई अपने आप, पता नहीं कैसे, उसे लगा हम उसे बुला रहे हैं। तो हम लोग बात करते हैं, छोड़ दो, इग्नोर करते हैं उस बात को। कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या करेंगे हम लोग, क्वांटिटी पे डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, कंपाउंड में कितने तरह की है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम लोग बेसिकली दो तरह से करते हैं, या तो हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं या फिर हम लोग करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम मास ऑफ प्रेसिपिटेट चेक करने की कोशिश करते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन चेक करते हैं। ठीक है, तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, मास ऑफ प्रेसिपिटेट चेक करते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कॉन्सेंट्रेशन चेक करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, ये पढ़ना इसलिए जरूरी है टर्म्स को, क्योंकि मेंस में सीधा सीधा सवाल मैंने देखा है इसका आया हुआ। ठीक, टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन सब्सटेंस और सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नोन। किसी नोन के मदद से किसी अननोन का कॉन्सेंट्रेशन निकालने को हम लोग क्या कहते हैं, टाइट्रेशन कहते हैं। टाइट्रेंट क्या होता है, टाइट्रेंट इज अ रिएजेंट ऑफ नोन कंसंट्रेशन ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड सोल्यूशन। टाइट्रेंट क्या है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। अब स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो होता है वो दो तरह का हो सकता है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन कितने तरह का हो सकता है, दो तरह का हो सकता है। ये बात कितने लोगों को पहले से पता थी मेरे से पढ़ने से, वो ये बताना भाई कमेंट करके जरूर, कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन दो तरह का होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऐसा होता है कि जिसे हम डायरेक्टली वे करके डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बना सकते हैं। ठीक, हम क्या कर सकते हैं, इन्हें डायरेक्टली वे करके क्या करते हैं, डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन इन्हें हम डायरेक्टली वे नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये कंसंट्रेशन इनका टाइम के साथ चेंज हो जाता है। जैसे दीज सॉल्यूशंस कंसंट्रेशन डू नॉट चेंज विद टाइम, और इनका कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो जाता है। जैसे अगर NaOH और KOH की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर के CO2 से रिएक्ट कर लेंगे अपने कंसंट्रेशन चेंज करने के लिए, और फ्यूज हो जाते हैं जैसे ही मॉइस्चर मिलता है, ड्यू टू हाई फ्यूजन। ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से बहुत तेजी से फ्यूज होते हैं। और KMnO4 क्या करता है, न्यूट्रल मीडियम में Mn+4 में चला जाता है और एयर को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो ये कैसे हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, और इन्हें यूज करने के लिए हम इन्हें सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशंस को किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ री स्टैंडर्डाइज करते हैं। क्या करते हैं, किसी सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन को किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन की हेल्प से री स्टैंडर्डाइज करते हैं। ठीक, तो टाइटर क्या होता है, टाइटर द सोल्यूशन ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज टाइटर। ठीक, जो अननोन कंसंट्रेशन है उसे टाइटर कह रहे हैं। ये सब छोड़ देते हैं, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, एपरेटस के बारे में है ना, कि अभी तो केवल हम लोग फिजिकली जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं ना। तो टाइटर क्या है, अननोन कंसंट्रेशन को टाइटर कह रहे हैं और नोन कंसंट्रेशन को टाइट्रेंट कह रहे हैं। टाइट्रेशन तीन तरह के हो सकते हैं, सिंपल, बैक और डबल। अब एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस की बात करें तो तीन तरह के। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस अगर हम देखें तो सिंपल टाइट्रेशन कैसे करेंगे, सिंपल टाइट्रेशन नाम से सिंपल है। मान लिया कि हमारे पास जो एसिड था, ये जो एरो है वो हमारी क्या बता रहा है, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ अननोन बता रहा है। किसके बता रहा है, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ अननोन एसिड बता रहा है। क्या बता रहा है, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ अननोन एसिड बता रहा है। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ अननोन एसिड को हम किससे कंपेयर करेंगे, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ नोन बेस से। तो टाइट्रेशन, when the titration is over, the milli equivalents of unknown becomes equal to the milli equivalents of known, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है, ऊपर नीचे कुछ भी ले सकता है। तो milli equivalents of unknown acid will be equal to milli equivalents of known base। तो N1V1 equals to N2V2 लगा देंगे यहाँ पे। अगर इसे ऐसे लिखना चाहो तो N1V1 is equals to N2V2 लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग नेक डाइस से ये नहीं बता सकते कि टाइट्रेशन को कब रोकना है। हम लोग नेक डाइस से ये नहीं बता सकते कि टाइट्रेशन को कब रोकना है, कब पॉज करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें चाहिए होते हैं इंडिकेटर जो हमें ये बताएं कलर चेंज करके कि टाइट्रेशन को रोक दो। भाई हमें कैसे पता लगेगा कि मिली इक्विवेलेंट्स NaCl के बन गए सारे, NaOH और HCl निकल के। तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि हमें एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के लिए या फिर कैसे भी टाइट्रेशन के लिए एक इंडिकेटर की जरूरत होगी। अब इंडिकेटर का काम ये है कि वो हमें ये बताए कि कब रुकना है। तो जब मिली इक्विवेलेंट एसिड और बेस के बराबर आ जाते हैं, जब मिली इक्विवेलेंट एसिड और बेस के बराबर आ जाते हैं किसी भी टाइट्रेटिंग मतलब सेटअप में,
तो हम कहते हैं कि उस टाइम पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। क्या आ गया? इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया जब मिली इक्विवेलेंस एसिड और बेस के बराबर हो जाए। व्हेन द मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड एंड बेस बिकम्स इक्वल देन वी से द इक्विवेलेंस पॉइंट इज अचीव्ड इन एनी टाइट्रेशन सेटअप। ठीक। इंडिकेटर टेल्स व्हेन टू स्टॉप द रिएक्शन बाय चेंजिंग कलर। और एंड पॉइंट क्या होता है? एंड पॉइंट जो होता है वो इक्विवेलेंस पॉइंट के 1 या 2 ड्रॉप बाद आता है। इसीलिए जब तुम लैब में गए होगे तो तुमने क्या किया होगा? फिनाफ्थलीन को क्या डाला होगा? 1 या 2 ड्रॉप डाला होगा। कभी कभी लड़के खुरापाती होते हैं, लड़के ही होते हैं खुरापाती, लड़कियां तो बेचारी सीधी होती है ना। तो लड़के खुरापाती होते हैं, वो क्या करते हैं? अपना जो फिनाफ्थलीन इंडिकेटर है, मैडम ने कही थी 2 ड्रॉप डालना, या लैबोरेटरी ने कही थी 2 ड्रॉप डालना, तुमने अरे पिंक कलर मजा नहीं आया पिंक का, इसमें 5 ड्रॉप डाल दो। जब 5-6 ड्रॉप डालोगे तो वो भी टाइट्रेट होगा, क्योंकि वो भी केमिकल है और तुम्हारी रीडिंग को गड़बड़ कर देगा। तो 1 या 2 ड्रॉप आने के लिए क्या होना चाहिए? उसे हम क्या कहते हैं? एंड पॉइंट कहते हैं। इट इज द पॉइंट व्हेन वी ऑब्जर्व द कलर चेंज ऑफ द इंडिकेटर एट दिस पॉइंट। दिस पॉइंट इज जस्ट 1 or 2 ड्रॉप अवे फ्रॉम द इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट से 1-2 पॉइंट ही अलग है। अब मान लो क्या हुआ कि अगर हम ऐसा देख लें कि हमारे पास अननोन एसिड था ज़्यादा, ठीक है, अननोन एसिड था ज़्यादा और हम लैब में गए अभी एक्सपेरिमेंट करने, अभी वाइवा भी होना है 12th वालों का, तो एक्सपेरिमेंट करने गए और किसी ने हमारे बेस को फैला दिया, जो हमें नोन बेस था वो फैला दिया। अब हमें तो मैडम को कलर चेंज करके दिखाना है एग्जामिनर को, तो हम क्या करेंगे? किसी और का बेस मांगेंगे, या फिर नहीं होगा तो अमोनिया ही पास कर देंगे। तो अननोन बेस 1 प्लस अननोन बेस 2 के बराबर क्या होना चाहिए? सबको मिला के किसके? नोन एसिड, अननोन एसिड को नोन बेस और नोन बेस 2 के सम के बराबर होना चाहिए। तो मिली इक्विवेलेंस ऑफ नोन एसिड, ये सेमेटिक डायग्राम काफ़ी हेल्प करता है। अगर तुम थोड़ा सा प्रेशर देके अपने ऊपर सोचोगे, बुद्धि लगाओगे, तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो मिली इक्विवेलेंस ऑफ अननोन एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ नोन बेस 1 प्लस मिली इक्विवेलेंस ऑफ बेस 2। अब क्या हो, एक तरीका ये भी होता है जब बैक टाइट्रेशन करना होता है। बैक टाइट्रेशन कैसे करने, कब जरूरत पड़ती है? बैक टाइट्रेशन की जरूरत तब पड़ती है जब हम बेसिकली मेटलर्जी कर रहे होते हैं, या किसी हम मेटल का कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बिल्कुल भी छूटे ना। मान लो हमें सिल्वर नाइट्रेट कैलकुलेट करना, तो हम क्या करेंगे? HCl बहुत सारा डाल देंगे उसमें, कि सारा का सारा सिल्वर कैसे प्रेसिपिटेट हो जाए, AgCl के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाए। बोलो भाई, बात समझ में आती? कि हमने क्या किया कि हमने मान लो AgNO3 के नॉन मिक्सचर का Ag का कॉन्सेंट्रेशन निकालना था, तो हमने उसमें से 1 चम्मच ले लिया, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी होगी मिक्सचर में, तो होमोजेनियस मिक्सचर टाइप का लेंगे और उसमें हमने घोला AgNO3 और हमें नहीं पता कितना Ag है इसमें, तो हमने क्या किया? उसमें HCl बहुत सारा डाल दिया। जब HCl बहुत सारा डाल दिया तो AgCl प्रेसिपिटेट हुआ होगा और बहुत सारा HCl बच भी गया होगा जब ज़्यादा डाल दिया। फिर हम क्या करेंगे? जो बच गया है उसे नोन अमाउंट ऑफ बेस से क्या करेंगे? बैक टाइट्रेट कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को पीछे से उठा के करना होता है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बैक टाइट्रेशन भी हो जाएगा। तो क्या हुआ? मान लिया कि हमारे पास नॉन एसिड कितना था? नॉन एसिड हमारे पास इतना था। हमने क्या किया? नॉन एसिड हमारे पास कितना था? अननोन एसिड हमारे पास इतना था, इसमें नॉन बेस हमने डाल दिया इतना, ठीक। अब ये ज्यादा पड़ गया, अब ज्यादा पड़ गया तो यार हम क्या करेंगे? किसी दूसरे अननोन एसिड से इसे क्या करेंगे? किसी दूसरे नॉन एसिड से इसे बैक टाइट्रेट कर देंगे। तो जितने मिली इक्विवेलेंट्स नॉन एसिड के यहाँ पे लगे, जितने मिली इक्विवेलेंट्स नॉन एसिड के दोबारा में लगे, उतने ही नॉन बेस के खर्च हुए होंगे यहाँ पे इसके साथ। टोटल इतने थे, तो माइनस कर दें तो इसके निकल आएंगे, इसके निकल आएंगे तो इसके निकल आएंगे। सिंपल बात है भाई, ये दोनों बराबर होंगे, ये टोटल थे, यहाँ से यहाँ तक टोटल थे, ये दोनों बराबर होंगे। फिर जो बचा हुआ है वो किसके साथ लगा? नॉन एसिड के। तो टाइट्रेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस सवाल की लेंथ कभी कभी हमें तंग कर देती है। तो हम क्या लिखेंगे? मिली इक्विवेलेंस ऑफ नॉन एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ नॉन बेस रिमेन्ड, जो रिमेन रह गए। तो नॉन बेस कितना हो गया? बेस 1 प्लस बेस 2 के बराबर। मिली इक्विवेलेंस ऑफ नॉन बेस कितने हो गए? बेस 1 के मिली इक्विवेलेंट प्लस मिली इक्विवेलेंस ऑफ नॉन एसिड के। तो बेस 1 के मिली इक्विवेलेंट्स कितने हो गए? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ नॉन बेस माइनस मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ नॉन एसिड, और बेस 1 के मिली इक्विवेलेंट्स किसके बराबर रहेंगे? अननोन एसिड के बराबर। तो हम बेसिकली वही कर रहे हैं, जो ज़्यादा था उसे एक्सेस में डाल के, जो एक्सेस में था उसे नोन के साथ टाइट्रेट करके टोटल में से माइनस कर देंगे, तो जो अननोन था उसका हमारा कंसंट्रेशन एग्जैक्टली निकल आएगा, ठीक। अब बात आती है डबल टाइट्रेशन की, ठीक। डबल टाइट्रेशन का मतलब है 2 बार टाइट्रेशन करना। डबल टाइट्रेशन का मतलब है 2 बार टाइट्रेशन करना, ठीक। तो 2 बार टाइट्रेशन करने के लिए क्या है? दिस मीन्स देयर विल बी 2 एंड पॉइंट्स, 2 एंड पॉइंट होंगे। दैट मीन्स 1 एंड पॉइंट शुड बी इन बेसिक मीडियम एंड अदर शुड बी इन एसिडिक मीडियम। 2 एंड पॉइंट निकालने का सेंस ही यही है कि एक को हम एसिड मीडियम में निकालना चाहते हैं, दूसरे को हम क्या निकालना चाहते हैं? बेसिक मीडियम में निकालना चाहते हैं, ठीक है।
ठीक है ना। तो इंडिकेटर कौन सा लेते हैं? अब बेसिक मीडियम में जब हम इंडिकेटर लेते हैं तो इन जनरल फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज करते हैं, जिसकी पीएच रेंज 8.3 से 10.3 होती है। 8.3 पे ये कलरलेस होता है और 10.3 पे कैसा होता है, पिंक। एसिड मीडियम में जब इंडिकेटर लेते हैं तो मिथाइल ऑरेंज लेते हैं, जो 3.1 पे होता है रेड और 4.4 पे होता है येलो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज ही ज्यादातर हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं। ठीक, तो जब डबल टाइट्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं, जो डबल टाइट्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा कैसे आते हैं, जिनमें तीन चीज़ें हो सकती हैं। तीन में से कोई भी दो चीज़ें होंगी। क्या? NaSCO3, Na2CO3 और NaOH में इनमें से कोई दो चीज़ें होंगी, क्योंकि ये तीनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और कोई ना कोई इंडिकेटर होगा HCl के साथ टाइट्रेट या H2SO4 के टाइट्रेट कर रहे होंगे, और कोई ना कोई इंडिकेटर जैसे फिनोफ्थलीन या मिथाइल ऑरेंज होगा। अब इसमें ध्यान रखने की बात, ये चीज़ ध्यान से समझ लेना कि जो NaOH है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। NaHCO3 एम्फोटेरिक सॉल्ट है, एम्फीप्रोटिक सॉल्ट है। एम्फीप्रोटिक सॉल्ट क्या मतलब है? जो प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ले भी सकता है। और Na2CO3 बेसिक सॉल्ट है। ठीक, तो NaHCO3 और NaOH साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं कर सकता एक्वस सोल्यूशन में, क्योंकि NaHCO3 से NaOH रिएक्ट करके क्या बना देगा, Na2CO3 बना देगा। ठीक, फिर भी हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले ली, क्या कि केस 1 ले लिया, जिसमें NaSCO3 जो है, जिसमें क्या है, NaSCO3 जो है वो A मिलिक्वेलेंट्स है, Na2CO3 के B मिलिक्वेलेंट्स है और NaOH के C मिलिक्वेलेंट्स है। केस 1 लिया हमने, थोड़ी देर के लिए मान लिया क्योंकि दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं। तो NaHCO3 जो है वो कम है और NaOH है ज़्यादा। तो लिमिटिंग कौन हो गया? लिमिटिंग हो गया NaSCO3। तो हमने रिएक्शन जब लिखी तो हमारे पास इनिशियल क्या थे, A थे क्या, NaSCO3, C थे क्या, NaOH, B थे Na2CO3। तो A से ये खत्म हो गया, वो ये लिमिटिंग रेजेंट हो गया, तो C माइनस है और A प्लस B बचा है। ठीक, अब हमारे पास सोल्यूशन में क्या है, NaOH बचा है कितने मिलिक्वेलेंट, C माइनस है, और Na2CO3 के कितने बचे हैं, A प्लस B। ठीक, अब कुछ ब्रह्म वाक्य हैं जिन्हें ध्यान से सुनेंगे। ब्रह्म वाक्य का मतलब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें बहुत वजूद है, जिनका बहुत ताकत है, जिनमें, जिससे तुम ये समझ पाओ कि हम जो कह रहे हैं वो बात तुम्हें समझ में आ जाए। और अगर ये तुमने पकड़ ली तो समझ लो कि क्वेश्चन लग गया। मैं तुम्हें 1 मिनट में सवाल ला के दिखा दूंगा पूरा, है ना। तो ड्यूरिंग टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड विल रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, between NaOH and Na2CO3 HCl will first react with NaOH। NaOH से पहले रिएक्ट करेगा क्योंकि NaOH is a stronger base than Na2CO3। अब जब फिनोफ्थलीन इंडिकेटर की बात आएगी तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर क्योंकि बेसिक मीडियम में कलर चेंज शो करता है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर क्योंकि बेसिक मीडियम में कलर चेंज शो करता है, तो इन फिनोफ्थलीन इंडिकेटर NaOH will be completely titrated whereas Na2CO3 will be titrated only to half of its मिलिक्वेलेंट्स। और क्या टाइट्रेट नहीं होगा, NaHCO3 will not be titrated in this solution। ठीक, तो NaSCO3 फिनोफ्थलीन में टाइट्रेट नहीं होता है। ये बात हम लोग गांठ बांध लेंगे। इस बात को 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, 8 बार लिखो, याद रखो क्या कि NaOH पूरा, NaOH पूरा, Na2CO3 आधा और NaHCO3 बिल्कुल नहीं। NaOH पूरा, Na2CO3 आधा और NaSCO3 बिल्कुल भी नहीं टाइट्रेट होता किसमें, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर में, क्योंकि NaSCO3 की पीएच जो होती है वो लगभग 7.4 के लगभग होती है। तो फिनोफ्थलीन अपने रंग दिखा चुका होता है। रंग दिखाने का मतलब कलर चेंज कर चुका होता है। तो मिलिक्वेलेंट्स ऑफ HCl किसके होंगे, जितना NaOH बता था वो तो भाई सारा यूज हो जाएगा, और Na2CO3 जो बचा था उसका आधा, तो मिलिक्वेलेंट्स आ गए। मिथाइल ऑरेंज में क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर NaOH, NaSCO3 और Na2CO3 को कंप्लीटली टाइट्रेट कर देता, लेकिन अब सोल्यूशन में बचा क्या है, केवल Na2CO3 बचा है, वो भी कितना, A प्लस B/2। तो मिलिक्वेलेंट HCl के कितना यूज हुए, A प्लस B/2 यूज हुए, तो टोटल HCl कितना यूज हुआ, A प्लस B/2 प्लस A प्लस B/2 प्लस C माइनस है, तो कितना यूज हुआ, B प्लस C यूज हुआ। ठीक, अब हम ये बात कहते हैं कि जो टाइटर वैल्यू है, जो टाइटर वैल्यू है वो इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं करती, वो इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं करती, टाइटर वैल्यू इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं करती बिल्कुल भी। तो इफ वी टेक मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर फ्रॉम द स्टार्टिंग, अगर हम स्टार्टिंग से ही मिथाइल ऑरेंज ले लें तो स्टार्टिंग में मिलिक्वेलेंट्स कितने थे, A प्लस बी, और इसके कितने थे, C माइनस है, तो ये कंप्लीट टाइट्रेट हो जाएगा। तो भी देखो जो वैल्यू आ रही है HCl के मिलिक्वेलेंट्स की वो B प्लस C आ रही है और ऊपर भी B प्लस C आ रही थी। तो ये बात प्रूफ हो गई क्या कि from this we can say that the titer value does not depend upon the indicator used।
अब अगर हम केस 2 कर लें, चलो भाई केस 2 भी कर लेते हैं, होमवर्क छोड़ देते हैं, इसे यहीं करते हैं, हम लोग क्लास वर्क में ही कर लेते हैं। केस 2 में क्या कह रहा है कि NaSCO3 के मिलिक्वेंट ज़्यादा है, तो देखना है भाई ज़रा, फिर से रिएक्शन लिखी जाएगी NaSCO3 प्लस NaOH। अब तो सवाल लगाने के दिन आ गए तो मैं सब लिख के ही करूँगा। तो इससे Na2CO3 बन गया बेटा, और क्या बन गया, वाटर बन गया। इसके ए थे T इक्वल्स टू 0 पे, इसके C थे, इसके B थे, और ये तो था ही नहीं T इक्वल्स टू T पे। अब इसके ज़्यादा है तो ये A माइनस सी हो गया, ये C माइनस हो गया, तो ये इस बार LR हो गया, ये B प्लस C बन गया, और ये C बना होगा, तो इसकी चिंता नहीं करनी वाटर की। तो मिलिक्वेंट्स ऑफ NaSCO3 इन द सॉल्यूशन कितने हैं, A माइनस सी। और मिलिक्वेंट्स ऑफ Na2CO3 कितने हैं इन सॉल्यूशन, कितने हैं भाई, B प्लस सी। अब जब हम फिनोफ्थलीन इंडिकेटर लेंगे तो इसमें लिख लेते हैं इन फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इन फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, या थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेक्चर क्योंकि बात थोड़ी डिस्कशन थोड़ा डीप है। ये टाइट्रेशन बहुत कम लोग ही पढ़ते पढ़ाते हैं, ज़्यादा इस पर फोकस है नहीं दुनिया का। तो मिलीक्वेंट्स ऑफ HCl यूज्ड कितने आएंगे, मिलीक्वेंट्स ऑफ HCl यूज्ड। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर में क्या हो रहा था कि NaSCO3 बिल्कुल टाइट्रेट नहीं हो रहा था, और Na2CO3 आधा हो जा रहा था। तो Na2CO3 आधा हो गया तो कितना हो गया, B प्लस C बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और A माइनस C तो बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि NaSCO3 बिल्कुल टाइट्रेट नहीं होता। अब इन मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, इन मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर में तो अब जो बचा हुआ पूरा टाइट्रेट होगा, तो B प्लस C बाई 2 भी पूरा टाइट्रेट हो जाएगा, और A माइनस C भी पूरा टाइट्रेट हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो टोटल मिलीक्वेंट्स यूज्ड कितने आ गए भाई, टोटल मिलीक्वेंट्स ऑफ, अच्छा ये ऐसे लिख दें, इन मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर मिलीक्वेंट्स ऑफ HCl यूज्ड। तो टोटल मिलीक्वेंट्स ऑफ HCl यूज्ड कितने आ गए, विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 2, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया, B प्लस C बाई 2 प्लस B प्लस C बाई 2 प्लस A माइनस C। तो ये आ गया B प्लस C प्लस A माइनस C, तो C से C कैंसिल हो गया, तो A प्लस B के बराबर आ गया। ठीक, नाउ वी टेक मिथाइल ऑरेंज फ्रॉम द स्टार्टिंग। नाउ इफ वी टेक मिथाइल ऑरेंज फ्रॉम स्टार्टिंग, तो दो एंड पॉइंट नहीं आएंगे, एक ही आएगा। तो मिलीक्वेंट्स ऑफ HCl यूज्ड कितने आ जाएंगे, हमारे पास कितना था, ये दोनों पूरे पूरे टाइट्रेट हो जाएंगे। कौन कौन, NaSCO3 भी पूरा टाइट्रेट होगा और Na2CO3 भी टाइट्रेट होगा। तो A माइनस सी प्लस B प्लस सी आ जाएगा, A माइनस सी प्लस B प्लस सी। तो C से C फिर से कैंसिल हो गया, तो फिर से क्या आ गया, A प्लस B। तो इससे फिर से प्रूफ हुआ कि टाइटर वैल्यू जो है वो इंडिकेटर से इंडिपेंडेंट होती है। तो अब जैसे ये सवाल है, ऐसे सवाल खूब आते पेपर में, और लोग सवाल की लेंथ देख के बिदक जाते हैं, सवाल नहीं लगा पाते। अगर इस सवाल को घड़ी देख के 2 मिनट से ज़्यादा लगे करने में तब बात है ना। देखो क्या कह रहा, और तुमसे भी 2 ही मिनट लगेगा, अटेम्प्ट कर लो पहले। क्या कर रहा है, सोल्यूशन ऑफ NaOH एंड Na2CO3 इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, 25 ml ऑफ दिस सोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन 25 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl व्हेन फिनोफ्थलीन इज यूज्ड एज इंडिकेटर, एंड 35 ml ऑफ 0.1 व्हेन मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ Na2 NaOH एंड NaCO3। ठीक है, तो कह रहा है कि हमने मान लिया कि NaOH कितना हमारे पास, NaOH है, और Na2CO3 कितना है, B मिलीक्वेंट्स है। ठीक, अब केस 1 में क्या कह रहा है, ए पार्ट में कह रहा है 25 ml ऑफ, तो मिलीक्वेंट्स ऑफ HCl कितने हो गए, मिलीक्वेंट्स ऑफ HCl यूज्ड। इतना लिख रहा हूँ इसलिए, है ना, नहीं तो कम लिखूँ तो पेपर के हिसाब से तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। कितने आ गए, 25 इंटू 0.1 यानी कि 2.5 विच इज इक्वल्स टू, अब फिनोफ्थलीन में NaOH पूरा टाइट्रेट हुआ और Na2CO3 आधा हुआ, तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, बन गई। B क्या कह रहा है कि मिलीक्वेंट्स ऑफ HCl
यूज्ड इन एमओ, एमओ मतलब मिथाइल ऑरेंज, विल बी इक्वल्स टू 35 इंटू 0.1 यानी कि 3.5, तो 3.5 विल बी इक्वल्स टू मिथाइल ऑरेंज में तो दोनों पूरे पूरे हो जाएंगे। तो अब दो इक्वेशन हमारे पास क्या, a प्लस बी बाई टू इज इक्वल्स टू 2.5 और a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3.5। माइनस कर दें इसे, ये कट गया तो माइनस बी बाई टू किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, तो b की वैल्यू आ गई 2, तो b की वैल्यू 2 आ गई, तो a की वैल्यू आ गई a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 1.5। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH आ गए 1.5 और Na2CO3 आ गए कितने, 2। अब हमें क्या निकालनी, स्ट्रेंथ निकालनी है। स्ट्रेंथ निकालनी तो W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, EnV बाई 1000। तो W ऑफ NaOH अगर हम निकाल लें, NaOH को हमने A माना था तो इक्विवेलेंट मास NaOH का होता 40, NV की वैल्यू आई 1.5 डिवाइडेड बाई 1000, डेसिमल हटाया ये 0 गया तो ये आ गया 60 बाई 1000, तो ये आ गया 0.06। ये ग्राम पर 25 ml आया क्योंकि सोल्यूशन कैसा था, 25 ml ही लिया था हमने कितना लिया था, 25 ml ही लिया था। ठीक, तो मोल्स पर लीटर में कितना आ गया, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर अगर हमें निकालनी हो तो कितना आ जाएगा 0.06, ये आया था 25 ml में, इंटू 1000 कर दें। ठीक, तो ये 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.4 ग्राम पर लीटर आ गई स्ट्रेंथ। ठीक, ये आ गई किसकी, NaOH की आ गई। अब अगर हमें W ऑफ Na2CO3 निकालना हो क्योंकि स्ट्रेंथ निकालनी, तो कितना निकालेंगे, Na2CO3 का मोलर मास होता 106, 106 बाई 2 एन फैक्टर है, ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये इससे पूरा कैंसिल हो गया, तो आ गया 0.106 ग्राम पर 25 ml। तो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर विल बी 0.106 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 1000, यानी इसे 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा कितना 24 और 4, तो 4.24 ग्राम पर लीटर आ गया। ठीक, ठीक है, सिंपल सवाल आसानी से लगा दिया, कोई इसमें तकलीफ किसी को नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल कहीं से कहीं तक। ठीक है, तो आसानी से हो गया। अगला सवाल देख लेते भाई, एक दो सवाल करके दिखा देते जिससे तुम्हारे दिमाग को तसल्ली हो जाएगी, हाँ सवाल लग रहे हैं। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है अ सोल्यूशन कंटेनिंग Na2CO3 एंड NaSCO3। तो भाई अब बिना सवाल को कुछ चिंता किए Na2CO3 और NaSCO3 का सवाल आया तो बोनस क्वेश्चन है भाई। कैसा क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन है। कैसे कि Na2CO3 हमारे पास आ गया कितना, हमने मान लिया A और NaSCO3 मान लिया B। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। 25 ml ऑफ दिस सोल्यूशन रिक्वायर्ड 5 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl फॉर टाइट्रेशन विद फिनोल्फथालीन एज इंडिकेटर। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl कितने लगे इन फिनोल्फथालीन, PHH लिख दें इसे, तो इज इक्वल टू 25 ml, दिस कितना 5 इंटू 0.1 यानी कि 0.5, और इसमें फिनोल्फथालीन में कौन टाइट्रेट होगा, Na2CO3, वो भी कितना आधा, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक, ये हो गया। द टाइट्रेशन वाज रिपीटेड विद सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विद मिथाइल ऑरेंज एंड 12.5 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl वाज यूज्ड एट दैट टाइम। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl यूज्ड इन मिथाइल ऑरेंज विल बी इक्वल्स टू कितना था 12.5 ml इंटू 0.1 यानी कि 1.25, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा और ये पूरा। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू पहले से पता, उठा के यहाँ पुट कर दो, तो B की वैल्यू 0.25 मिली इक्विवेलेंट्स आ गई। ठीक, B की वैल्यू कितनी आ गई 0.25 मिली इक्विवेलेंट्स। हमें क्या करनी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, तो अमाउंट बताना, तो W इक्वल्स टू क्या हो गया, Na2CO3 का कितना आ गया, Na2CO3 का आ गया क्या EnV बाई 1000। Na2CO3 का एन फैक्टर कितना होता है 2, तो 106 डिवाइडेड बाई 2 इंटू NV की वैल्यू है कितनी 1/1000, इससे काट दिया तो ये आ गया 53, तो ये आ गया 0.053 ग्राम्स। ठीक, 0.053 या 0.53 आया, या 10⁻³ करेंगे ना, हाँ ठीक है 053 आया। हमें इसमें लगाने में दिक्कत हो जाती है, एक पे यहाँ पे आएगा, दो पे यहाँ पे आएगा, तीन पे यहाँ पे। ठीक है, W ऑफ NaSCO3 कितना आ जाएगा, ये सिली मिस्टेक है, इसे क्रॉस चेक जैसे मैंने किया वैसे तुम्हें भी करना है। ठीक है, तो EnV बाई 1000। NaSCO3 का मोलर मास मेरे को याद नहीं, तो NaSCO3 का मोलर मास निकाल लेते हैं। तो 23 + 1 + 12 + 48,
तो हो गया 12 50 50 84 60 84 तो 84 एन फैक्टर है 1 इंटू एन वी की वैल्यू 0.25 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आ गया कितना, अगर हम 84 का 1/4 कर दें तो कितना आ जाएगा 41, 41 का आधा 42 का आधा 21, तो ये आ जाएगा 21 अपॉन 1000 यानी कि 0.021 ग्राम से आ गया। खत्म हुआ सवाल। लॉलीपॉप क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से लगाया, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए थी किसी को भी, बिल्कुल सरल तरीके से लगा दिया। इन सोल्यूशन बताना है तो हमें ग्राम में तो बताना नहीं, ग्राम पर लीटर में बताना ही नहीं है। अब इसके बाद बात आती है रेडॉक्स टाइट्रेशंस की। ठीक, तो डबल टाइट्रेशन हो गया। अब बात आती है रेडॉक्स टाइट्रेशंस की। रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या करते हैं, नंबर ऑफ मिलिक्यूलेंट्स ऑफ ऑक्सीडेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मिलिक्यूलेंट्स ऑफ रिडक्टेंट्स करते हैं। रेडॉक्स टाइट्रेशन में जो सबसे पॉपुलर टाइट्रेशन है वो आइडिमेट्री और आयोडोमेट्री है। कई बार स्टेटमेंट पूछा गया है एग्जाम में कि व्हाट इज आयोडीमेट्री। आयोडीमेट्री में हम क्या करते हैं कि जो आयोडीन होती है वो फ्री आयोडीन का डायरेक्ट टाइट्रेशन करते हैं। हम आयोडीन फ्री लाते हैं और उसे हाइपो सोल्यूशन से क्या करते हैं, टाइट्रेट कर देते हैं। हाइपो सोल्यूशन से जब टाइट्रेट करते हैं किसे, आयोडीन को, तो क्या बनता है, हाइपो सोल्यूशन क्या होता है, हाइपो आयोडीन रिड्यूस हो जाता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से -1। तो इसके लिए एन फैक्टर कितना आ जाएगा 2, और ये यहाँ से 2 से 2.5 चला जाएगा तो एन फैक्टर इसका आ जाएगा 1। तो हाइपो सोल्यूशन, और स्टार्च में इसे डाल के रखते हैं तो स्टार्च आयोडाइड सोल्यूशन कैसा होता है, स्टार्च और आयोडीन का सोल्यूशन कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लू, और यहाँ पे डीकलराइज हो जाता है। ये क्या होता है, डीकलराइज हो जाता है। तो जब डायरेक्टली आयोडीन को टाइट्रेट करते हैं तो हम उसे कहते हैं आयोडीमेट्री, और आयोडोमेट्री तब कहते हैं जब हम आयोडीन मिली नहीं होती है, उसे रिएक्शन के बीच में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, जब रिएक्शन के बीच में आयोडीन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो हम उसे कहते हैं आयोडोमेट्री। दिस इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन। इनडायरेक्ट इसलिए करें क्योंकि आयोडीन हमारे पास डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, हम किसी रिएक्शंस के थ्रू आयोडीन को जनरेट करेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या करेंगे, मान लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई ए था जिससे हमने क्या की रिएक्शन करा के I2 बनाई और रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया। जो आयोडीन लिबरेटेड है, जो लिबरेटेड आयोडीन है उसे हम क्या करेंगे, हाइपो सोल्यूशन के साथ ट्रीट कर देंगे और फिर से सेम रिएक्शन लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, मिलिक्यूलेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू मिलिक्यूलेंट्स ऑफ आयोडीन विच इज इक्वल टू मिलिक्यूलेंट्स ऑफ हाइपो। तो इतने से ही काम हमारा चल जाएगा आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस का। अब हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल को देखते हैं। तो सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल क्या कर रहा है, एन एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग 0.122 ग्राम ऑफ KClO3, मोलर मास दिया हुआ है 122, वाज ट्रीटेड विद एन एक्सेस ऑफ Ki सोल्यूशन। द सोल्यूशन वाज एसिडिफाइड विद HCl, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। द लिबरेटेड आयोडीन कंज्यूम 45 ml ऑफ थायोसल्फेट सोल्यूशन टू डिकलराइज द ब्लू स्टार्स आयोडीन कॉम्प्लेक्स, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ हाइपो सोल्यूशन। जब ये ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब है आयोडोमेट्री की बात कर रहा है, आयोडोमेट्री की बात कर रहा है ना, क्योंकि लिबरेटेड आयोडीन की बात हो रही है। तो इनडायरेक्ट मेथड है तो लिबरेटेड आयोडीन की बात कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले एक रिएक्शन लिख लेंगे जिससे हमें ये पता लग गया कि KClO3 का एन फैक्टर कितना है। तो KClO3 की जब रिएक्शन होती है Ki से, तो इससे KCl बन जाता है और I2 बनती है। ठीक, और बाकी जो HCl के साथ डाला था प्लस HCl था तो उससे क्या बन जाएगा, वाटर बनेगा। तो उसकी हमें चिंता नहीं करनी। तो हमने ये क्या लिखा, +5 से कहाँ चला गया, -1 में चला गया, और ये -1 से 0 में चला गया। तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया, इसका एन फैक्टर आ गया 6। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, और जो आयोडीन बनी, भाई जो भी आयोडीन बनी वो क्या हो रही थी, वो टाइट्रेट होनी थी किससे, Na2H2O3 से। तसल्ली से करोगे क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, NaI बन जाएगा और Na2H4O6 बन जाएगा। इसका एन फैक्टर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 और इसका कितना है 2.5, तो इसके लिए एन फैक्टर आ गया 1। तो हम ये कहेंगे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो is equals to milliequivalents of I2 liberated is equals to milliequivalents of KClO3। हमें जो गिवन है, हमें I2 तो रास्ता बताने के लिए गिवन है, हमें निकालना क्या है, हाइपो के मिलीक्विवेलेंट्स, तो मोलैरिटी निकालनी। तो एन फैक्टर इसका 1 है तो इंटू मोलैरिटी हो गया ये। ठीक, और हमें गिवन क्या है, 0.122 ग्राम गिवन है किसके, KClO3 के, तो इंटू 0.122 ग्राम अपॉन 122 मोलर मास हो गया, एन फैक्टर हो गया 6। तो बाई 6 किया तो ऊपर चला गया, लिख दो, अच्छा नीचे लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई 6, ये क्या हो गया, एन फैक्टर हो गया इंटू 1000। तो ये मोलैरिटी आ गई इसकी। तो इसकी मोलैरिटी कितनी आ गई, M इज इक्वल टू आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया तो ये आ गया कितना, 600 डिवाइडेड बाय 45। ठीक, कितना आ गया, 600 डिवाइडेड बाई 45, और ये कितने जीरो गए, ओहो जीरो नहीं कटे,
एक मिनट, 0 इंटू 10⁻³ लिख देते हैं, ठीक, इंटू 10⁻³ लिख देते हैं। तो ये तो तीनों तीनों कट गए थे, तो ये कितना आ गया था, 10⁻³ लिखे यार, एक मिनट, कैलकुलेशन सही कर देते हैं ना, ऐसे कैलकुलेशन सही कर देता है, ये हो जाता है यार कभी कभी, है ना, मेरे से भी, तो कोई चिंता की बात नहीं है। 122 आ गया, तो ये 3 डेसिमल से 3 डेसिमल हट गए, तो ये आ गया 6 बेसिकली। तो 45 इंटू 1 इंटू एम की वैल्यू आ गई 6, तो एम की वैल्यू आ गई 6/45। तो इसे अगर हम डिवाइड कर दें तो 3 दूनी 6, 3 15, तो ये आ गया 1.1, कितना आ गया, 15 से किया, 15 एकम 15 बचा 5, 15 तिया 45, फिर 5, 15 तिया 45, तो ये आ गया आंसर इसका। खत्म हो गया सवाल, ठीक है। वो यार कैलकुलेशन चवन्नी भर की थी वो, तो मतलब ऐसा हो जाता, कभी कभी तेजी में गड़बड़ कर देते, तो उतना तो माइंड नहीं करने की ज़रूरत है, तुम्हें भी नहीं और किसी को भी नहीं, लगातार बोल रहा हूँ यार 1 घंटे से। तो अब आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब इतना बड़ा सवाल देख के घबराना नहीं, मेन बात है हम लोग घबरा जाते हैं टाइट्रेशन के बड़े क्वेश्चन का मतलब होता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सवाल जल्दी लगेगा, ना कि देर में। क्या कह रहा है, 25 ml of a solution containing Fe2 plus and Fe3 plus sulfates with H2SO4 is reduced by 3 grams of metallic zinc. The solution required, अब रिडक्शन के बाद क्या हुआ, the solution required 34.25 ml of n/10 normal solution of K2Cr2O7 for oxidation, ठीक। Before reduction zinc with zinc 25 ml of the same solution required इतने ml of K2Cr2O7, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ दिस, ठीक है। तो हमें बिफोर रिडक्शन दिया हुआ है, बिफोर रिडक्शन जो दिया हुआ है, पहले बिफोर रिडक्शन वाला ही कर लेते हैं यार, है ना, ठीक। तो हमने मान लिया कि FeSO4 के मिलीक्रेंट्स ए थे, इसके बी थे, ऐसा मान लेता। तो अब बिफोर रिडक्शन जो होगा, तो Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज होगा किसमें, Fe3 प्लस में, और Fe3 प्लस के साथ तो कुछ भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो जितना का सारा K2Cr2O7 था वो किसके साथ यूज हुआ, वो यूज हुआ किसके साथ, Fe2 प्लस के साथ। तो Fe2 प्लस ने जब Cr2O7 2 माइनस से रिएक्शन की इन एसिडिफाइड मीडियम, तो Fe3 प्लस में गया और क्रोमियम भी 3 प्लस में आ गया, तो इसका एन फैक्टर आ गया 1 और इसका आ गया 6, ठीक। तो मिलीक्वेलेंट्स of K2Cr2O7 will be equals to milliequivalents of Fe2 plus, कितना खर्च हुआ, 25 ml खर्च हुआ, ठीक है, 25 ml खर्च हुआ कितने से, देख लेते हैं, 22.45 से, 22.45 से, और एन फैक्टर है कितना 6, 25 ml ऑफ द सेम सोल्यूशन रिक्वायर ये अच्छा 25 नहीं, ये 22.4 यूज़ हुआ, और इसकी नॉर्मेलिटी थी कितनी, हमें तो नॉर्मेलिटी गिवन थी, तो एन फैक्टर की ज़रूरत ही नहीं थी, तो 1/10 विल बी इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ व्हाट, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2 प्लस। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2 प्लस हमने लिए थे ए, तो ए की वैल्यू आ गई 22.45 था ना, हाँ, ये कितना आ गई 2.245 मिली इक्विवेलेंट्स आ गए किसके, Fe2 प्लस के। इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब क्या कर रहा है, शुरू में क्या कर रहा है, 25 ml ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग Fe2 प्लस एंड Fe3 सल्फेट्स, इन्हें हमने क्या किया, 3 ग्राम जिंक से क्या किया, रिड्यूस किया, ठीक। जब हमने इन्हें रिड्यूस किया तो रिडक्शन किसका हुआ, केवल रिडक्शन विल अकर ओनली ऑफ Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस, ठीक। तो सारा का सारा सोल्यूशन में अब क्या बचा है, Fe2 प्लस ही बचा है। नाउ आफ्टर रिडक्शन only Fe2 plus is present in the solution, only Fe2 plus is present in solution। कितना बचा है, ए तो Fe2 प्लस अपने पास से आ रहा था, और बी कहां से आ रहा था, Fe3 प्लस से। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 will be equals to मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2 प्लस इन सोल्यूशन, ठीक बात है। तो Fe2 प्लस इसके मिली इक्विवेलेंट्स कितने खर्च हो रहे थे यार, ऊपर क्वेश्चन में देखना पड़ता, 34.25,
तो 34.25 इंटू नॉर्मेलिटी दी है 1/10, बहुत भले लोग हैं, और ये हो गया a प्लस बी के बराबर। a की वैल्यू हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके कितनी है, तो ये हो गया 3.425 इज इक्वल टू a प्लस बी। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 3.425 माइनस कर दें 2.245 को, तो हो गया 0, 8 में से 12 में से 8 गया 4, 1 और 1, 1.180 मिलीक्रेंट्स आ गए किसके, 1.180 मिलीक्रेंट्स आ गए किसके हमारे पास, Fe3+ के। तो Fe2+ और Fe3+ के मिलीक्रेंट्स आ गए हमारे पास में। अब क्या करेंगे, अब हमें स्ट्रेंथ निकालनी है, तो W इक्वल्स टू ENB/1000 लगा देंगे। W इक्वल्स टू ENB/1000 फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपना पुराना। अब FeSO4 के लिए एन फैक्टर कितना आएगा, Fe3+ में चला जाएगा, तो इसके लिए एन फैक्टर आ जाएगा 1। और Fe2SO4 होल थ्राइस के लिए एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, ये कहीं जा तो नहीं रहा, इसके लिए एन फैक्टर कितना आएगा 2, क्योंकि नेट कैटायनिक मतलब जो कितने मतलब कैटायंस और एनायनिक चार्ज है उसके हिसाब से देखना है, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, इसका एन फैक्टर आ जाएगा 2। क्यों, क्योंकि ये दो Fe थे रिड्यूस हुए होंगे, अच्छा उससे नहीं देख रहा है, ये Fe2+ रिड्यूस होकर Fe3+ कहाँ गया होगा, Fe2+ में, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब W ऑफ Fe2+ निकाल लो, W ऑफ Fe2+, W इक्वल टू E कितना हो गया, FeSO4 का मोलर मास निकालना पड़ेगा यार, मोलर मास FeSO4 का कितना होता है, FeSO4 का मोलर मास निकालो, तो Fe का होता है 56 प्लस 32 और ये 96 हो गया, तो 56 + 96 152 हो गया, तो हो गया 152 इंटू Fe ए की वैल्यू कितनी ली थी 12.245 डिवाइडेड बाय 1000 और एन फैक्टर तो 1 है, तो इसे जरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.341 ग्राम्स इन 25 ml। तो इन 1000 ml कैसे निकालेंगे, इतनी स्टोइचियोमेट्री तो हमें आती है, डिवाइडेड बाई 25 इंटू 1000, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा कितना 13 ये 40 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो 13.64 ग्राम पर लीटर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम मोलर मास निकाल लें किसका, Fe2SO4 होल थ्राइस का, तो Fe2 हो गया 56 × 2 प्लस 96 × 3, ठीक, तो इसका मोलर मास आ जाएगा कितना 112 प्लस 96 × 3 हो गए कितना है 300 में से 12 गए कितने बचे 288 और ये हो गया 400। तो देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा तेज करनी होती है, मेरी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन वैसे तो ठीक ही करता हूँ। W इक्वल्स टू Fe2SO4 होल थ्राइस का कितना आ जाएगा, E हो गया इसका 400/2, NV की वैल्यू आई थी 3 कितनी आई थी 3 जल्दी बता दे यार 3 कितनी आई थी B की वैल्यू 1.18 आई थी, सॉरी कितना आई थी 1.18 आई थी, 1.18 डिवाइडेड बाय 100 1000, तो ये हो गया 200 से गया 5 बार, तो ये आ गया कितना 0.2 फिर आ गया 36, ठीक, ग्राम्स आ गया इन 25 ml। तो 1000 ml में कितना आ गया, तो इसके सवाल मुश्किल नहीं है, बस आपको तसल्ली बरतनी है, आपके पास अगर तसल्ली है दिमाग में तो ये सवाल सारे ही लग जाने हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 1 डेसिमल हटा के यहाँ रख दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 9.45 ग्राम्स के लगभग, ठीक है। तो सवाल लग गया, खत्म हुआ। तो हमने इस तरह से रेडॉक्स टाइट्रेशंस के भी क्वेश्चन तो आगे दिखा दिए, बस थोड़ी ठंड पकड़नी है। सवाल मैंने लंबा लिया था, तुम्हारे पेपर में तो छोटा सवाल आएगा, ये PYQ सेशन में जो क्वेश्चन आएंगे वो तो मैं करके दिखाऊंगा ही, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ लो धीरे से, और लगभग 1 घंटे में हमने ये पूरा काम खत्म कर दिया है, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।